हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य की व्याख्याता मैं पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष की जो ये कक्षा है, हमने पाठ्यक्रम पढ़ा। पाठ्यक्रम को जानने के बाद में हमने पहला पाठ प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बीसलदेव रास नरपति नालह द्वारा रचित बीसलदेव रास का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत जो बीसलदेव रास है वो उसके कवि है नरपति नालह, और जो संकलन करता है वो है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इन्होंने इसका संकलन किया। कई विद्वानों ने उल्लेख किया है इसका कोई संत प्राप्त नहीं है। इसके अंतर्गत मैंने आपको कथानक बताया था। आज ये आपके पाठ की आखिरी कक्षा है। इसके बाद बीसलदेव रास हम पूरा पढ़ लेंगे। पिछले 3 कक्षाओं में हमने इसके कथानक, लेखक परिचय और पदों की व्याख्या पढ़ी। इस कक्षा में आखिर के जो पद बचे हैं उनका अध्ययन हम कर लेंगे। इसीलिए मैं एक छोटे से रिकैप से आपको वापस से एक बार परिचय करा देती हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कथानक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो मालव प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की जगह को क्या कहते हैं, मालव। मालव प्रदेश में धार नामक एक नगरी है। वहाँ राजा भोज निवास करते हैं, और जब उनकी रानी ने उनसे विचार विमर्श किया, भानुमति ने, कि उनकी पुत्री है राजमती, वो अब विवाह योग्य हो गई है, तो अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर ब्राह्मण से पूछने के बाद विवाह योग्य वर को तलाशा। उन्होंने विवाह योग्य वर अजमेर के राजा, राजस्थान में जो अजमेर के राजा बीसलदेव है, उन्हें योग्य वर बताया। राजा भोज ने अपने जो संदेशवाहक के साथ में बामण भाट के साथ हाथ नारियल और रत्नों से भरे सोने के थाल भिजवाए, और ये रिश्ता बीसलदेव के पास भिजवाया। बीसलदेव भी इस रिश्ते को पाकर प्रसन्न हुआ। उन्होंने रिश्ता स्वीकार कर लिया। वो बारात लेकर आए और उनका विवाह हो जाता है। विवाह उपरांत वो राजमती को अपने साथ अपने नगर अजमेर ले आते हैं। और एक बार जब चर्चा के समय बीसलदेव ने अपने राज्य की बढ़ाई करते हुए अपने श्रेष्ठ धन संपदा का वर्णन किया, अपने राज्य की बढ़ाई करने लगे, तो राजमती ने उनसे कहा कि आपका ही राज्य केवल श्रेष्ठ नहीं है। राजमती ने पूर्व जन्म के आधार पर, इस जन्म में उसे ज्ञात नहीं था, पूर्व जन्म में उसे उड़ीसा राज्य के जो धन संपदा का ज्ञान था कि उड़ीसा राज्य में हीरो की खान है। तो उसके आधार पर उसने बीसलदेव को कहा कि आपके राज्य में इतनी धन संपदा नहीं है जितना कि उड़ीसा के राज्य में तो हीरो की खानें हैं। बीसलदेव जब ये सुनता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। वो हीरो की खानें देखने का इच्छुक हो जाता है और वहाँ के लिए रवाना होने लगता है। अपनी सैनिक की टुकड़ी लेता है और उड़ीसा की तरफ निकलने लगता है। राजमती बड़ी अनुनय विनय करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। माता भी बीसलदेव की बड़ा उसे रोकने का प्रयास करती है, वो फिर भी नहीं रुकता, वो चला जाता है। अब नवविवाहित राजमती को छोड़कर बीसलदेव 11 वर्षों के लिए उड़ीसा चले जाते हैं, और इन 11 वर्षों में राजमती बीसलदेव के विरह में तड़पती रहती है। और पहली बार ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 12 मासा का वर्णन बीसलदेव रासों में ही प्रथम बार मिलता है। 12 मासा अर्थात ये एक वीर काव्य नहीं है। रासो काव्य तो शुक्ल जी ने अपने रासो काव्य के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया था, लेकिन ये वीर काव्य नहीं है, ये एक विरह काव्य है। विरह काव्य है। विरह काव्य के अंतर्गत जब राजमती बीसलदेव के विरह में ये 11 वर्ष व्यतीत करती है, उस विरह का मानविक वर्णन यहाँ किया गया है। पूरे महाकाव्य में कहीं पर भी कहीं युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। राजमती अपने 12 महीनों में जितने वियोग से कष्ट भोगती है, वो 12 मासा का वर्णन पहली बार बीसलदेव रासों में मिलता है कि कौन कौन सी ऋतुओं में, जब ऋतुएं अच्छी लगती है, जब प्रिय हमारे पास होते हैं, और वही ऋतु हमें कष्ट देने लग जाते हैं जब हमारे प्रिय हमसे दूर
होते हैं। तो वही विरह के अंतर्गत 12 मासा का वर्णन यानी 12 महीनों में विरहणी की स्थिति का वर्णन किया है कि उन 12 महीनों में जो प्रकृति है वो कितनी कष्टकारक लगती है विरहणी को। इस विरह के बाद में 11 वर्षों के इंतजार के बाद जब राजमती को लगता है विसलदेव नहीं लौट कर आ रहे, तो वो एक संदेशवाहक भेजती है उड़ीसा। संदेशवाहक का संदेश पाकर विसलदेव लौट कर आते हैं और उनका राजमती से पुनः मिलन होता है। तो ये कथा है पूरी विसलदेव रासो की। इस कथा के जो नरपति नाले जो है लेखक हैं, इसकी कहीं पर भी कोई समय ज्ञात नहीं होता है। किस समय ये लिखा गया इसका कहीं ज्ञात नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़े पदों की ओर, तो हमने पढ़ा जो महाकाव्य लिखने से पूर्व जो लेखक हैं उन्होंने मंगलाचरण के दौरान मंगलाचार के लिए उन्होंने सबसे पहले गणेश जी की वंदना की है। प्रथम पद उन्होंने गणेश जी की वंदना में लिखा है। उसके बाद में उन्होंने सरस्वती की वंदना में 2 पदों का, आपके जो पाठ्यक्रम के अंदर है उनके बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे पद हैं वैसे तो वंदना के भी, लेकिन सबसे प्रथम पद आपके पाठ्यक्रम में है गणेश वंदना का। उसके बाद 2 पद आपकी सरस्वती वंदना के, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद में आपके जो धार नगरी का वर्णन किया गया है कि धार नगरी के 2 पदों में धार नगरी की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। राजा भोज को इंद्र के समान और उनकी नगरी को विष्णुपुरी के समान बताया गया है। इसके बाद के अगले पदों में आपको जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, जो विवाह प्रस्ताव राजा भोज है वो भेजते हैं अपने दूत के हाथों, उसका पूरा वर्णन है। और धार नगरी का वर्णन हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। आगे आने वाले पदों में हम जो नायिका है, जो राजमती दुल्हन बन के किस तरह तैयार होती है, उसकी सखी उसका वर्णन करती है। फिर अगले पद में दूल्हा बन के जो विसलदेव है और उनकी बारात का वर्णन बड़े ही अनुपम शब्दों में किया गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे और इसे इन पदों को देखने से पहले हमने पिछली कक्षा में जो 2 पद पढ़े उनका एक छोटा सा रिकैप करके मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नाला बखानी, वैसे ही गोविंद। यहाँ पे नाला जो है वो धार नगरी का बखान करते हैं। नाला बखानी नगरी जो धार, नाला कवि कहते हैं कि मैं धार नामक नगरी का यहाँ पे बखान करता हूँ, वर्णन करता हूँ। जी हाँ, वैसे ही राजा भोज कंधार, जहाँ पे राजा भोज नामक कंधार प्रदेश पे राज करने वाले राजा बसते हैं। 80 सहस्त्र जय की मेहनता, 80 सहस्त्र 80,000 जिनके पास बड़े बड़े विशाल हाथी हैं। पचखोहण जे के मिलई नरेंद्र, पंचखोहण, खोहण का मतलब है करोड़, 5 करोड़ जहाँ पे नरेंद्र यानी कि श्रेष्ठ राजाओं के समान नर निवास करते हैं, अर्थात वहाँ के साधारण पुरुष श्रेष्ठ नरों के समान है, यानी कि 5 करोड़ राजा जो है वो भोज के नियंत्रण में है। कर जोड़े नरपति कहे विषयपुरी जाने वसे गोविंद, और वो सभी राजा जो है हाथ जोड़े राजा भोज के सामने कहते हैं कि जो राजा भोज की नगरी है वो कैसी है, विष्णुपुरी के जैसे लगती है। और स्वयं राजा भोज वहाँ पे जो गोविंद यानी कि श्री कृष्ण यानी कि विष्णु के समान लगते हैं। तो ये तो था आपके धार नगरी का वर्णन। आपको इसमें प्रसंग, व्याख्या, विशेष करना है। प्रसंग मैंने बता ही दिया, क्या है, धार नगरी का वर्णन किया गया है, ठीक है। और पाठ का नाम बताना है आपको, लेखक का नाम बताना है, संकलनकर्ता का नाम आपको बताना है, और इसमें किसका वर्णन किया गया है ये बताना है। प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या में मैंने आपको पूरी व्याख्या बताई है। पिछले पार्ट में आप देखिएगा, पिछले वीडियो में डिटेल से मैंने 2-3 बार समझाया है।
उसके बाद आप विशेष करेंगे। विशेष के अंतर्गत कला पक्ष और भाव पक्ष। भाव पक्ष में फिर से आप जो है ये प्रसंग के अंतर्गत धार नगरी का वर्णन किया गया है और धार नगरी को विष्णुपुरी के समान, राजा भोज को विष्णु के समान बताया है, आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप विशेष में कला पक्ष के अंतर्गत मैंने आपको बताया था उसके अनुसार सबसे पहले भाषा, पिंगल, भाषा सरल सहज सुबोध, शब्द कैसे हैं, तद्भव, प्रधान शब्दावली है, छंद है कड़वक और अलंकार यहाँ पे पदगेय है, अनुप्रास और तुकान और विष्णुपुरी का उदाहरण दिया है तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार, वर्णन किया है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट बनाएंगे तो आपके जो विशेष है इम्प्रेसिव हो जाएगा, अंक आपके कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद अगला पद देखिए, जो अगले पद में जो विवाह का प्रस्ताव, भेजने का वर्णन, देखिए पद, बामण घाट आज सवेर। अब इस पद के अंतर्गत राजा भोज जो है और उनकी पत्नी भानुमति है, वो अपनी पुत्री राजमती के विवाह के लिए मंत्रीगणों से जब चर्चा करते हैं और ब्राह्मण बिसल देव को श्रेष्ठ योग्य वर बताते हैं तो बामण भाट के हाथों विवाह प्रस्ताव अजमेर भेजते हैं। सोने के थाल, रत्नों से भरे हुए थाल में नारियल को मंगल स्वरूप रखकर विवाह प्रस्ताव भेजते हैं। बिसल देव विवाह प्रस्ताव प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न होता है और उनसे निवेदन करता है ये दूत कि कभी भी अच्छा सवेरा दिन देख करके आप बारात लेकर आ जाइए और राजमती को अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। तो ये पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए, बामण भाट आया अजमेर। जो बामण भाट है वो विवाह प्रस्ताव लेकर अजमेर आता है। आव्यू भोज राजा कऊ नारियल। जो राजा भोज है वो नारियल के रूप में विवाह प्रस्ताव भेजते हैं। बीसल देव मन मगहाऊ। बीसल देव ये जान करके मन ही मन प्रसन्न होते हैं। भानुमति रानी कुमारी की मात, और जो भानुमति रानी है जो कि कुमारी यानी कि राजमती की माता है, वो भी विवाह प्रस्ताव के रूप में कंचन थाल रत्ने भरे, जो कंचन सोने के थाल है रत्नों से भरे हुए भिजवाती है। ऊपरी मंगल मुखी नारियल, और उन सबके ऊपर मंगल सूचक नारियल रखकर विवाह प्रस्ताव के लिए उपहार स्वरूप भेजती है। करऊ नरेसर विनती। तब जो बामण भाट है वो राजा से विनती करते हुए कहता है कि हे बिसल देव नरेश, आपसे विनती है, आओ जानकारी आज सवेर, कभी भी कोई भी आज अच्छा दिन देख करके, अच्छे दिनवार को देख करके आप बारात लेकर आ जाइए और राजमती से विवाह करके उसे अपनी पत्नी स्वरूप स्वीकार कीजिए। तो ये था आपके पद का व्याख्यान। इसके अंतर्गत फिर से अगर प्रसंग बात करें हम तो प्रसंग के अंतर्गत पाठ का नाम, कवि का नाम, संकलनकर्ता का नाम और विवाह का प्रस्ताव भेजने का वर्णन किया गया है। बामण भाट के हाथों किस तरह रानी और राजा नारियल स्वरूप में मंगल सूचक विवाह प्रस्ताव भेजते हैं, आपको ये कहना है। और उसके बाद व्याख्या के अंतर्गत आपको पूरी पद की व्याख्या करनी है। अभी मैंने आपको बताई, पिछले वीडियो में डिटेल से मैंने इसको समझाया है, आप रिपीट करके देख सकते हैं। विशेष के अंतर्गत हम बात करें तो कला पक्ष और भाव पक्ष के अंतर्गत भाव पक्ष में फिर से जो प्रसंग है वो आ जाएगा, उसी की पंक्ति आप रिपीट कर सकते हैं।
कला पक्ष के अंतर्गत मैंने फिर से कहा था कि पूरा महाकाव्य एक ही भाषा विशेष और एक छंद और एक विशेषता के साथ लिखा जाता है। तो फिलहाल भाषा डिंगल ही है, इसमें भी भाषा सरल सुबोध है। क्यों, मैंने आपको बताया था आप राजस्थानी भाषा के निकट हैं, आप भाषा को जानते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ रही है। और डिंगल भाषा के निकट है। तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कड़वक छंद है संपूर्ण काव्य में। गेय है, पद यानी गाने योग्य है। अनुप्रास अलंकार है, तुकांत अलंकार है। और यहाँ पे उदाहरण अलंकार ना होकर के वर्णन किया है, वर्णनात्मक शैली है। विवाह प्रस्ताव भेजा है, उसका किस तरह से वर्णन किया है, क्या क्या उपहार स्वरूप भेजे, सबका वर्णन किया है। तो यहाँ क्या हो गया, वर्णनात्मक शैली हो जाती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे के पदों को देखते हैं। देखिए आगे अगला पद है, उसमें राजकुमारी जो है जब दुल्हन बनती है उसका वर्णन किया गया है। राजकुमारी राजमती के श्रृंगार का वर्णन, ठीक है, आप प्रसंग में लिख सकते हैं। यही सारी बातें, पाठ का नाम, लेखक का नाम, संकलनकर्ता का नाम और क्या बताया गया, राजकुमारी राजमती के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अब विवाह प्रस्ताव स्वीकार हो गया, बारात आने वाली है और राजकुमारी को दुल्हन बनाया जा रहा है। मेरी सहेली की जई बात, अगर चंदन सू छाटी जई गात, उखड़ा ले जो आकार आगरा, काथा सोपारी पाका पान, रूड़ा तेजी चालना, हालो चौरासिया, सामहा जान। यहाँ पे देखिए जो मेरी सहेली कीजिए बात के जो राजकुमारी राजमती है वो दुल्हन बन रही है और उनकी सहेली, उनकी सखी उनसे मिलती है और उनसे बात करती है, बताती है, अगर चंदन सू छाटियां गात। यहाँ पे दूल्हे का वर्णन किया जा रहा है, दुल्हन का नहीं, राजमती के श्रृंगार का नहीं। राजकुमार बीसलदेव के श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। बारात निकलने लगती है तो बाराती दूल्हे के लिए पूछते हैं, तो अपनी सहेली से पूछती है राजमती कि दूल्हा कैसा लग रहा है, कि दूल्हे से अगर चंदन सू छाटियां गात, गात यानी कि शरीर, जो शरीर है उस पर अगर यानी कि अगरबत्ती और चंदन की खुशबू, खुशबू चारों ओर फैल रही है। उकड़ा ले जो आकार, और जो उकड़ा ले जो आकार का अर्थ है सारे श्रृंगार साधन धारण कर रखे हैं। जितने भी श्रृंगार के साधन हैं वो धारण कर रखे हैं।
जितने भी गहने हैं, हीरे मोती जवाहरात, वो दूल्हे ने धारण कर रखे। कत्था सुपारी पाका पान, और मुंह में कत्था सुपारी पके हुए पान को दूल्हा मुंह में रखकर आ रहा है। रूड़ा तेजी चालियां, और रूड़ा का अर्थ है पेड़, और वो इतनी तेजी से चल रहे हैं, इतनी तेजी से बारात निकट आ रही है जैसे कि वृक्ष चलते हुए नजर आते हैं। वैसे हालो चौरसिया सामा हजार, और जो चौरसिया सामा यानी कि जो संदेश वाहक है वो भी उनसे तेजी से आकर संदेश नहीं दे पा रहे हैं। बारात इस तरह आ रही है। दूल्हा जो है वो सजा धजा सारे आभूषणों को धारण करके, अगर चंदन की खुशबू से लगाकर और कत्था पान को मुंह में रखकर चला आ रहा है। तो यहाँ पे राजकुमार विसलदेव के दूल्हा बने हुए दूल्हा बने श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए आप, इसके बाद ये व्याख्या हो गई। इसके बाद आपको विशेष करना है। एक बार और आप व्याख्या देख लीजिए। जब दूल्हा आ रहा है बारात लेकर के दूल्हा बनकर, तो दूल्हे के बारे में हर दुल्हन अपनी बारात नहीं देख पाती है, तो अपनी सहेली से पूछती है, मेरी सहेली कीजिए बात। वो अपनी सहेली से मिलती है और पूछती है, बात करती है। अगर चंदन सू छाटे गात कि दूल्हा कैसा नजर आता है, तब सखी बताती है कि उसने अगर और चंदन से अपने पूरे शरीर पर खुशबू डाल रखी है। उकड़ा लेजियो आकार, और सारे श्रृंगार साधन उसने धारण कर रखे हैं। कत्था सुपारी पाका पान, और जो कत्था सुपारी है और पके हुए पान को मुंह में पान का बीड़ा चबाते हुए वो आ रहा है। रूड़ा तेजी चालना, और बारात इतनी तेजी से आ रही है जैसे कि राह के पेड़ भी तेजी से चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालो चारसिया सामा जान, और जो हलकारे होते हैं, जो संदेश वाहक होते हैं, उनको चौरसिया हालो बोला है। वो भी उससे भी तेजी से बारात निकट आती जा रही है। यहाँ पे उसका वर्णन किया है। अब इसके अंतर्गत विशेष देखिए। विशेष में बताया था दो भाव पक्ष। भाव पक्ष में फिर से यही आप जो प्रसंग में लिखेंगे पंक्ति, भाव पक्ष में लिख देंगे। उसके बाद कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत आप बिंदुवार लिखेंगे। भाषा कैसी है, सबसे पहले भाषा डिंगल, उसके बाद में भाषा सरल सहज सुबोध है। तीसरी है भाषा में तद्भव शब्दावली। ठीक है, छंद है इसमें कड़वक। उसके बाद पद गेय है, तुकांत है। ठीक है, अब अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ वात और गात में तुकांत अलंकार आपको मिल ही गया है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर दूल्हे का वर्णन किया है, तो हम लिख सकते हैं वर्णात्मक शैली में। वर्णात्मक शैली में वर्णन किया गया है, पूरे पद में दूल्हे का वर्णन किया है, तो हम यहाँ पे वर्णात्मक शैली लिख सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रसंग व्याख्या विशेष को इसी तरह यथावत करना है आपको। कठिन शब्दों को भी देखिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अगले पद की ओर। में भी बारात का वर्णन किया गया है कि बारात में दूल्हा कैसा लग रहा है, बारात कैसी लग रही है। दूल्हा और बारात का वर्णन किया गया है। पद देखिए।
जोवई राजमती कौवींद मोती माणिक जड़ियऊ जंजीर लाख सवा पाखर पड़ई पालकी बैठा सहस 50 आ गई गए वर बहु गुड़ई पाला पाएका अंत न पार नवरंग नाचई अक्षरा सामगु हुयऊ राई परिवार। ये आपके पद है। यहाँ पर दूल्हे का वर्णन किया जा रहा है कि जोवई राजमती कौवींद, जो राजमती राजकुमारी है वो पूछती है कि बींद, बींद यानी कि दूल्हा, बींद, बींद बोलते हैं राजस्थानी में, दूल्हा कैसा लग रहा है। मोती माणिक जड़ो जंजीर, तब उससे सखियां बताती है कि वो कई बहुत सारे मोती, मोतियों से, माणिक से, और जड़ो जंजीर, उसकी जंजीर जो है वो जड़ी हुई है, मोती माणिक के गहने उसने धारण कर रखे हैं। लाख सवा पाखर पड़ई, और 1.25 लाख जितने लोग हैं वो पैदल चल रहे हैं, कहाँ गिर रहे पड़ रहे नजर ही नहीं आ रहे। 1.25 लाख लोग बारात में हैं पैदल ही। पालकी बैठा सहस 50, और पालकी के अंदर सहस 50 यानी कि 50,000 बैठे हुए हैं। 50,000 तो पालकियां हैं। आ गई गए वर बहु गुड़ई, और आ गए हैं बहुत श्रेष्ठ, गुड़ई श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ जन वरण करने आ गए। कि जो श्रेष्ठ जन है वो आपका वरण करने आ गए हैं। पाला पायका अंत न पाई, और कितनी पालकियां हैं, पायका हैं, अंत नहीं, उनके पार ही नहीं है, यानी कि उन्हें गिना ही नहीं जा सकता है, अनगिनत है, अनगिनत है। नवरंग नाचे अप्सरा, यानी कि 9 रंगों से सजी हुई अप्सरा यानी कि अप्सरा, जो सुंदरियां हैं वो बारात के आगे नाच रही हैं। सामहु हुयऊ राई परिवार, और इन सबके सामने सारे परिवार, जो मालव प्रदेश के परिवार है, जो देखने के लिए राई के समान दिख रहे हैं, यानी मालव प्रदेश धाट नगरी में तो सभी लोग राई के समान नजर आ रहे हैं। इतनी विशाल क्या है बारात आई है, उसके आगे जो मालव प्रदेश है वो तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसके अंतर्गत आपको मैंने बताया था, प्रसंग फिर से बता देती हूँ, पाठ का नाम, लेखक का नाम और संकलन कर्ता का नाम, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। ये आपको लिखना है। प्रसंग में बताना है कि जो बीसल देव हैं, बीसल देव दूल्हा और इस भव्य बारात का वर्णन किया गया है, यह आपको प्रसंग में लिखना है। व्याख्या के अंतर्गत
आपको जो भी राजमती कौवीन, जब राजमती पूछती है अपनी सखी से कि दूल्हा कैसा नजर आ रहा है, तो सखियां बताती है कि बहुत सारे मोती और माणिक से जड़ी हुई जंजीर दूल्हे ने धारण कर रखी है, लाख सवा पाखर पड़े और 1.25 लाख पैदल लोग साथ में चल रहे हैं, पालकी बैठा सहस 50 और पालकी के अंदर 50,000 लोग बैठे हुए हैं, आ गई गए वर बहू बुढ़ई और श्रेष्ठ जन जो है आपका वरण करने के लिए आ गए हैं, पाला पाए का अंत न पार, और कितनी साथ में सैनिक चल रहे, कितनी पालकियां हैं उसका तो अंत ही नहीं है, यानी उसे गिना ही नहीं जा सकता, इतनी विशाल संख्या में लोग हैं। नवरंग नाची अप्सरा और 9 रंगों से युक्त जो अप्सराएं हैं वो बारात के आगे नाच रही हैं, सामहु हुयहु राई परिवार, और इस विशाल जो बिसल देव की बारात है उसके आगे जो धार नगरी का परिवार जन है, लोग हैं धार नगरी के, वो राई के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ये तो थी व्याख्या आपके। विशेष इसके बाद है, विशेष के अंतर्गत मैंने आपको बताया था भाव पक्ष। भाव पक्ष में फिर से आप जो प्रसंग की पंक्ति है इसको लिख देंगे, रिपीट कर देंगे। बीसल देव दूल्हा है उनका वर्णन है और भव्य बारात का वर्णन किया गया है। इसके बाद में कला पक्ष। कला पक्ष में पहला भाषा कैसी है, डिंगल। फिर से बता दो, पूरा काव्य एक ही मतलब विषय पे और एक ही भाषा के अंतर्गत लिखा जाता है, ये चीजें बदलती नहीं है। आपके जो बदल जाएंगे आगे अलंकार या उसमें रस विशेष बदलेंगे, अदरवाइज अगर छंद भी बदलते हैं तो मेंशन किया जाता है, अदरवाइज उसी में चलेगा। भाषा सरल सहज सुबोध है, क्योंकि राजस्थानी भाषा के निकट है, आपको आसानी से समझ आ जाती है। शब्दावली है तद्भव, यानी कि बोलचाल की भाषा के निकट है, तो शब्दावली कैसी हो गई, तद्भव। छंद इसमें कड़वक, कड़वक छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसमें आप अनुप्रास, पद कैसे हैं, गे हैं, तुकांत हैं, और फिर से वर्णात्मक शैली है, पूरी बारात का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, तो फिर वर्णात्मक शैली यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आपके कला पक्ष में 8 पॉइंट आप बना सकते हैं, जो इसमें मेंशन है वहाँ पे उसी का वर्णन किया जा रहा है। अगर आपको कुछ नजर आता है, जड़ऊ जंजीर में अनुप्रास ढूंढ सकते हैं आप, आसान है, आंख बंद करके आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। तो ये था आपके पद और इसकी व्याख्या विशेष के सहित, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका ये जो पाठ है इसमें जितने पद थे उनकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है, प्रसंग व्याख्या विशेष के साथ में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। कठिन शब्द भी मैंने आपको लिखाए हैं, आप इनको जो कठिन शब्द हैं इनको भी याद करते जाइए और लिखते जाइए। आपको जो पूरे जितने भी पद हैं इनकी प्रसंग व्याख्या विशेष के साथ में अच्छे से अपनी नोटबुक में शेयर करना है। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको समय देती हूँ, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। रिकॉर्ड वीडियोस बार बार देख करके अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप देख सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने आपकी हर समस्या का समाधान आपके पदों की व्याख्या सहित किया है, उनको रिपीट भी कराया है, आप उसके अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। 10 नंबर की व्याख्या है, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके 10 नंबर व्याख्या के आपको परीक्षा में प्राप्त होंगे। एक एक जो ज़्यादा डिटेल भी नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे किन लोगों ने इसका जो वर्णन किया है वो नहीं बताया, लेकिन जो हमें प्राप्त है पाठ का नाम, लेखक का नाम और संकलनकर्ता का नाम अवश्य लिखना है।
प्रसंग अवश्य वर्णन करना है कि प्रसंग में किसकी बात की जा रही है, क्योंकि सभी के प्रसंग अलग अलग है, सबके प्रसंग समान नहीं है। कहीं पे गणेश वंदना है, कहीं पे सरस्वती वंदना है, कहीं पे धार नगरी का वर्णन है, कहीं पे धार नगरी को विष्णुपुरी से क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, कहीं पर विवाह प्रस्ताव भेजा जा रहा है, कहीं दूल्हे के वर्णन किया जा रहा है, और तो कहीं दूल्हे सहित पूरी बारात का वर्णन किया जा रहा है। तो प्रसंग सबके अलग अलग है। इन प्रसंगों के अनुसार ही आपको प्रसंग में लिखना है, व्याख्या अच्छे से बतानी है, शब्दों के अर्थ सहित बताने हैं, शब्दार्थ का अर्थात करके आपको समझाना है। विशेष मैंने आपको जैसे बताया है, पहले भाव पक्ष और फिर कला पक्ष आपको लिखना है। एक पैटर्न है, आप याद हो गया होगा आपको पूरा पैटर्न। मैं आपको पूरी व्याख्या में एक पैटर्न से पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले भाषा बताइए, उसकी शैली बताइए, फिर शब्दावली प्रयोग बताइए, फिर अगर छंद मेंशन है तो वो बताइए, आपको कोई अलंकार मिल जाता है तो उसका वर्णन कर सकते हो। उसके बाद आप शैली का वर्णन कर सकते हो कि शैली वर्णात्मक है, उद्बोधन परक है या किस तरह की है। ये पूरे पाठ का आपके पदों की व्याख्या हो चुकी है। बीसल देव रास आज यहीं समाप्त होता है। आपको पूरे पदों की प्रसंग व्याख्या विशेष सहित फेयर करना है, अच्छे से समझना है, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन करना है। इसके बाद हम अगली कक्षा में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसी को अच्छे से पढ़िए। थोड़ी सी भाषा आपको कठिन लगेगी, कुछ शब्द आपको नए लगेंगे, लेकिन अगर शब्दों की मीनिंग आप याद कर लेंगे तो आपको ये कठिन नहीं लगेगा। मैं फिर से एक बार स्क्रीन छोड़ देती हूँ। कुछ अगर रह गया हो तो आप लिख सकते हैं, आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस तरह से ये पूरा पाठ आपके अपडेट हो जाता है। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। अगली कक्षा में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। आपकी समस्याएं होंगी, उनका समाधान भी आगे करेंगे। तो धन्यवाद।